नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ बायोलॉजी विषय के साथ और हम उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे जो है अध्याय 6 यानी कि लेसन 6 वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका कुल हम लोगों ने अभी तक पार्ट 12 तक पढ़ लिया है और आज जो है पार्ट 13 हम लोग जानेंगे। 13 में क्या क्या हमें जानना है, तो सबसे एक मुख्य पार्ट जो है इस लेसन का जानना है हम लोगों को, जिसका नाम है HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि मानव जीनोम परियोजना। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मानव जीनोम परियोजना के बारे में और सीखेंगे फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और बायोलॉजी को ईजी वे में समझ पाएँ। हमारा मकसद है यही कि आप लोग जो है बायोलॉजी को खूब अच्छे से समझें और आने वाले एग्जामिनेशन में अपने लिए बहुत ही अच्छा स्कोर बनाएं। इससे पहले जो है मानव जीनोम परियोजना पढ़ने से पहले प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीएनए में कुल कितने प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं। हमने स्ट्रक्चर भी बनाया था कि डीएनए में कितने प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं और कौन सा जीन पर जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये हमने वहाँ पे बताया हुआ है खूब अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है लेकोपेरॉन में इंड्यूसर मॉलिक्यूल क्या होता है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है लैक जेड से कौन सा एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, इसको बताइए। उसके बाद से चौथा है रेगुलेटरी जीन कौन से प्रोटीन को बनाता है। रेगुलेटरी जीन जो है कौन से प्रोटीन को बनाता है, ये बता देना है। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन है लैक ए कौन से एंजाइम बनाता है। लैक ए जो है कौन सा एंजाइम बनाता है। उसके बाद से छठा क्वेश्चन है लैक वाई कौन सा एंजाइम बनाता है। और सातवां क्वेश्चन है लेकोपेरॉन की स्पष्ट जानकारी किसने दी। तो इतनी बातें जो है, इतने क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक जो है क्या, मानव जीनोम परियोजना। आज का टॉपिक होगा क्या, तो मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इसी को शॉर्ट में बोला जाता है HGP। ये है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ बातों को हमारे ध्यान से सुनिए और यदि आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका मकसद क्या था, मानव जीनोम परियोजना को लाने का मकसद क्या था। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे कब प्रस्तुत किया गया। मानव जीनोम परियोजना कब लाया गया, तो सन 1990 में। सन 1990 में जो है मानव जीनोम परियोजना लाया गया, सन 1990 में। अब इसका मकसद क्या था, तो मनुष्य के शरीर में जो डीएनए पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में जो डीएनए पाया जाता है, उन डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम क्या होता है। नाइट्रोजन क्षार जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनका अनुक्रम क्या होता है। डीएनए में उपस्थित सभी जीनों के बारे में ज्ञात करना, यानी कि डीएनए पर जितने भी जीन होते हैं उसके बारे में ज्ञात करना। कौन कौन से जीन होते हैं, सभी जीनों के बारे में ज्ञात करना। कौन से जीन में कितने क्षार
पाए जाते हैं और उन क्षारों का अनुक्रम क्या होता है, जीनों में उन क्षारों का अनुक्रम क्या होता है। उसके बाद से प्रत्येक जीन में जो है इन क्षारों का जो अनुक्रम है अलग अलग होता है। यही ज्ञात करने का लक्ष्य से ही, इसी को ज्ञात करने के लक्ष्य से ही एक महायोजना की शुरुआत हुई और उसी को कहा जाता है मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना यानी कि जो जीन होते हैं उस पर जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, वो किस तरह से अनुक्रम होते हैं, एक क्रम में होते हैं, किस प्रकार से ये जीन, यही ज्ञात करने के लिए एक महायोजना का शुरुआत किया गया और इसे ही कहा जाता है मानव जीनोम परियोजना। इसे ही क्या कहते हैं, तो मानव जीनोम परियोजना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं कि सन 1990 में मनुष्य के जीन में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों का पता लगाने के लिए 1990 में मनुष्य के जीन में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों, इसको शॉर्ट में एनबी कहते हैं और बार बार हम एनबी ही प्रयोग में लेंगे। नाइट्रोजन बेस यानी कि नाइट्रोजनी क्षारों अनुक्रमों का पता लगाने के लिए सन 1990 में मनुष्य के जीन में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों का पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई जिसे मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। क्या मतलब कि 1990 में मनुष्य के जीन कहाँ होते हैं, डीएनए पर, अभी बताएंगे जीन के बारे में। जीन में उपस्थित नाइट्रोजनी बेस का जो अनुक्रम है उसी का पता लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई जिसे मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। इसमें जीनोम का क्या अर्थ है, इसमें जो जीनोम का अर्थ होता है कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की अगुणित संख्या। कोशिका में जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं उसकी कौन सी संख्या, तो अगुणित संख्या, उसी को जीनोम कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य की कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इसकी अगुणित संख्या कहा जाए तो 23 होगा, 23 होगा। और 23 क्या है, तो मनुष्य में जीनोम है। मनुष्य में क्या है, 23 तो जीनोम है। तो इस तरह से कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की अगुणित संख्या ही क्या कहलाती है, तो जीनोम कहलाती है। अगुणित संख्या ही क्या कहलाती है, तो जीनोम कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और जानेंगे अब जीन के बारे में। जीन क्या है, तो जीन जो है डीएनए की इकाई है। जीन क्या है, तो जीन जो है डीएनए की इकाई है। और एक जीन में नाइट्रोजन क्षारों का समूह होता है, यानी कि नाइट्रोजन जो बेस होते हैं वो एक समूह में होते हैं एक जीन में, यानी कि बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं एक जीन में, यानी कि नाइट्रोजन क्षारों के समूह को जीन कहते हैं। नाइट्रोजन क्षारों के समूहों को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। अलग अलग नाइट्रोजन क्षारों के समूह में जीन जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए ये जो है एक डीएनए है, ये जो है नाइट्रोजन बेस है जो एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। ये एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है, थायमिन है।
उसके बाद से ए के सामने होता है थायमिन, जी साइटोसिन, ग्वानिन, उसके बाद से यूरेसिल, उसी तरह से साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, और यहाँ पर भी उसी तरह के जो नाइट्रोजन बेस होंगे, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन होता है ना इसमें, थायमिन, ये है थायमिन, एडेनिन, उसके बाद से ये हो जाएगा थायमिन और ग्वानिन। इस तरह से जो है ये नाइट्रोजन बेस इसमें होते हैं डीएनए में। इसके बारे में हम लोगों ने सीख लिया है, बहुत अच्छे से इसके बारे में हम लोगों ने जाना। मान लीजिए कि इतना से इतना जो है एक जीन है, इतना से इतना जो है एक जीन है, फिर इतना बनाता है एक जीन, तो इस पर कुछ नाइट्रोजन क्षार है ना, नाइट्रोजन क्षारों की संख्या बहुत अधिक होती है एक जीन में। एक जीन में जो है ये जो है क्या है, तो एक जीन है और ये भी एक जीन है। एक जीन में लगभग में 3000 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक जीन में लगभग में कितने, 3000 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। 3000 नाइट्रोजन क्षार को यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ ही दिखाएं और इसको कहें कि एक जीन है और एक जीन में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग में 3000 होती है, नियर अबाउट जो है 3000 होती है। और एक डीएनए पर कुल जीनों की कितनी संख्या होती है, तो एक डीएनए पर जो है लगभग में 30,000 जीन होते हैं। 30,000, एक जीन में 30,000 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ये वाला एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन वाला, और एक डीएनए पर लगभग में 30,000 जीन पाए जाते हैं। अब कहा जाए कि एक डीएनए पर नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या कितनी हुई, नाइट्रोजन बेस की जो संख्या कितनी हुई, तो लगभग में 3 बिलियन, लगभग में जो है क्या है, तो 3 बिलियन नाइट्रोजन क्षार होंगे। कितने, तो लगभग में 3 बिलियन जो है नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे, किसमें, तो एक डीएनए पर। ठीक, इतनी बातें जो है याद करना जरूरी है। तो अलग अलग जीनों में अलग अलग नाइट्रोजन क्षारों की संख्या होती है, और इन अलग अलग जीनों में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं अलग अलग अनुक्रम में होते हैं, एक जैसे अनुक्रम में नहीं होते हैं। और इसी नाइट्रोजन क्षारों की संख्या को ज्ञात करना ही क्या था, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य था, एचजीपी का लक्ष्य था। तो अब हम जानेंगे एचजीपी के लक्ष्य के बारे में। तो इतनी बातें जो है आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब जो है इस एचजीपी का हम क्या करेंगे, लक्ष्य के बारे में जानेंगे। इसका लक्ष्य है क्या, क्या लक्ष्य है एचजीपी का, एचजीपी का लक्ष्य, एचजीपी का लक्ष्य, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एचजीपी का क्या लक्ष्य है। अभी बताया गया कि एक डीएनए पर लगभग में 30,000 जीन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये अनुमान था कि एक डीएनए पर 20 से 25,000 ही जीन होते हैं, 20 से 25,000 ही जीन होते हैं। उन्हीं जीनों के बारे में पता लगाना इसका लक्ष्य था। क्या, तो सबसे पहला जो है लगभग 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में पता लगाना, यानी कि डीएनए पर जो 20 से 25,000 जीन पाए जाते हैं उसी के बारे में पता लगाना इसका लक्ष्य था। किसका, तो एचजीपी का, यानी कि मानव जीनोम परियोजना का, मानव जीनोम परियोजना का। दूसरी बात कि मनुष्य में डीएनए को बनाने वाले, मनुष्य में डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रमों का पता लगाना, यानी कि मनुष्य
डीएनए को, मानव डीएनए को ऐसे लिख सकते हैं, इसे मानव डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमों का पता लगाना। क्या मतलब कि ये जो है डीएनए है, ये जो है डीएनए है, इस पर जो ये नाइट्रोजनी बेस है, इनका अनुक्रम क्या है, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये जो है थायमिन, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस पर, इस डीएनए पर। इसी अनुक्रम के बारे में पता लगाना इसका क्या था, लक्ष्य था, एचजीपी का लक्ष्य था। उसके बाद से इस पर जो है कितने जीन होते हैं, कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, उनके अनुक्रम क्या होते हैं, उन सभी को आंकड़ों के रूप में संग्रहित कर सुरक्षित कर लेना। इनमें एक डीएनए पर कितने जीन होते हैं, उसके बाद से जो है इस पर जो है एक जीन में कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनका अनुक्रम क्या है, उसकी संख्या ज्ञात करना, उनका आंकड़ा लगाना और उसको जो है क्या करना, तो सुरक्षित कर लेना, किसी डाटा में या कंप्यूटर में जो है उसे सुरक्षित कर लेना ही इसका लक्ष्य था। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि इसको ज्ञात करने के लिए, ये जो 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस है, इसको जो है ज्ञात करने के लिए और इसको जो है नोट करने के लिए लगभग 100 किताब लगेगी, तब जाकर के उसमें यह नोट हो पाएगा। यानी कि 100 किताबें लिखनी पड़ेगी। इसलिए इसके स्थान पर जो है इसे कंप्यूटर में फिट किया गया है, या इसको जो है इसके लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आंकड़ों को सुरक्षित रखा गया है किसमें, तो कंप्यूटर में। ये जो जानकारी है को आंकड़ों के रूप में क्या करना, तो सुरक्षित करना ही लक्ष्य था। अभी हमने बताया कि इस पर जो है डीएनए खंड पर कितने जीन होते हैं, एक जीन में कितने जो है नाइट्रोजन बेसों की संख्या होती हैं, पूरे डीएनए पर कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, इन सभी को आंकड़ों के रूप में सुरक्षित रखना ही क्या था, तो इसका लक्ष्य था। तो ये जान लेते हैं उपरोक्त जानकारी, ये जो जानकारी है, उपरोक्त जानकारी को आंकड़ों के रूप में सुरक्षित रखना, ये इसका क्या था, तो लक्ष्य था। ठीक, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत अधिक धन का खर्चा हुआ। लगभग में $9 बिलियन की आवश्यकता हुई थी उस समय। इस लक्ष्य को पूरा किया गया लगभग में $9 बिलियन को खर्च करके, और इसकी पूर्ति जो है कई देशों ने मिल करके किया। इस खर्च की पूर्ति जो है कई देशों ने मिल करके पूरा किया था। उसके बाद से इसे पूर्ण करने के बाद जो परिणाम सामने आया, इसे पूर्ण करने के बाद क्या परिणाम सामने आया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यानी कि एचजीपी की विशेषताएं हम लोग जानेंगे। एचजीपी की विशेषताएं क्या इसकी विशेषताएं हैं, यानी कि इस लक्ष्य को पूरा किया गया तो क्या उसका परिणाम आया, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात क्या, तो मानव जीनोम में 3164.7 करोड़ क्षार मिलते हैं। कितने, तो मानव जीनोम में 33
3164.7 करोड़ नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं, नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं। यानी कि मनुष्य के डीएनए पर जो है इतने जो है नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में औसतन प्रत्येक जीन में जो है 3000 क्षार पाए जाते हैं। औसतन प्रत्येक जीन में 3000 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एक्यूरेट नहीं है, पाए जाते हैं। किसी में बहुत अधिक होते हैं, किसी में कम भी होते हैं इससे, लेकिन औसत निकाला गया ना, तो प्रत्येक जीन में कितना आया, तो लगभग में 3000 जो है नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं प्रत्येक जीन में। उसके बाद से मनुष्य के जीनोम में सबसे बड़ा जीन कौन सा है, तो उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। मनुष्य के जीनोम में सबसे बड़ा जीन है कौन सा, तो डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ा जीन जो है डिस्ट्रोफिन है, ये बात याद रखनी है। निकाला गया इससे क्या, एचजीपी से निकाला गया कि मनुष्य में सबसे बड़ा जीन कौन सा है, तो डिस्ट्रोफिन है, डिस्ट्रोफिन। और इसमें कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, तो 2.4 करोड़, इसमें 2.4 करोड़ नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। कितने, तो 2.4 करोड़ जो है इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, किसमें, डिस्ट्रोफिन में। और यही जो है मनुष्य का सबसे बड़ा जीन है, यही जो है मनुष्य का सबसे बड़ा जीन है। अब खोजी गई जीनों में, जितनी भी जीन है, खोजी गई जीनों में 50% से अधिक जीनों के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। चौथा, खोजी गई जीनों में 50% से अधिक जीनों की कार्यों का ज्ञात हो चुका है, यानी कि जितने भी जीन है उसका 50% जीनों के कार्यों का ज्ञात हो चुका है कि ये जीनों के क्या कार्य होते हैं। जो 3000 में से, जो एक जीन में 3000 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एक जीन में जो है 3000 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। और खोजी गई जीनों की संख्या में जो है 50% जीनों के कार्यों का पता लगाया जा चुका है। जीनों में से केवल 2% जीन ही प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं। क्या, तो 3000 जीनों में से 3000 जीनों में से केवल 2% जीन ही क्या करते हैं, तो प्रोटीन का कूट लेखन करते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाते हैं, कूट लेखन करते हैं। ये जानकारी है कि 3000 जो जीन पाए जाते हैं डीएनए पर, उनमें से केवल 2% जीन ही प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। सभी जीन जो है प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। आगे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आगे क्या होता है। तो मानव डीएनए के बहुत से भाग में पुनरावृत्ति अनुक्रम पाया जाता है। मानव डीएनए में बहुत से भाग में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनमें पुनरावृत्ति अनुक्रम पाया जाता है। अगला नंबर क्या होगा, छठा, मानव डीएनए बहुत से भाग में नाइट्रोजन बेस का
नाइट्रोजन बेसों का पुनरावृत्ति अनुक्रम, पुनरावृत्ति अनुक्रम, नाइट्रोजन बेस का पुनरावृत्ति अनुक्रम यानी कि रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, पाया जाता है। इसका क्या मतलब कि जैसे कि ये जो नाइट्रोजन बेस है शुरू हुआ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये इस तरह का एक क्या है तो नाइट्रोजन बेस है जो कि जीन को बनाने में भाग लिया इतना, फिर से जीन में इसका रिपीटेशन हो गया एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, क्या हो गया इसी पार्ट का जो रिपीटेशन हो गया, फिर से इसी पार्ट का रिपीटेशन हो गया, इसके बाद से जी के बाद से एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि डीएनए में बहुत से भाग में ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन बेस पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि रिपीटेटिव सीक्वेंस उनमें पाया जाता है। जैसे कि कुछ नाइट्रोजन बेस जीन में है एक सीक्वेंस में, फिर उसी का रिपीट हुआ, फिर उसी का रिपीट हुआ बार बार जीएनए में, डीएनए में, इसी को बोला जाता है पुनरावृत्ति अनुक्रम। इसे ही कहा जाता है क्या, पुनरावृत्ति अनुक्रम। और जहाँ जहाँ पर डीएनए का पुनरावृत्ति अनुक्रम पाया जाता है उस भाग को कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। पुनरावृत्ति अनुक्रम, पुनरावृत्ति अनुक्रम को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। पुनरावृत्ति अनुक्रम को क्या कहा जाता है तो सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। पुनरावृत्ति अनुक्रम को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम सैटेलाइट डीएनए के बारे में जान लेते हैं। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इतनी बातें जो है आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तब हम जानेंगे क्या तो सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट जैसे कि ये जो है एक डीएनए है, ये क्या है तो एक डीएनए। ये जो है डीएनए है और इस पर जो है इतना भाग क्या हो रहा है तो रिपीटेटिव सीक्वेंस में है, यानी कि पुनरावृत्ति कर रहा है किसका तो नाइट्रोजन बेसों का। इतना भाग जो है क्या कर रहा है तो रिपीटेटिव सीक्वेंस में इतना भाग, रिपीटेटिव सीक्वेंस, और इसे ही हम क्या कहेंगे सैटेलाइट डीएनए, इसे ही कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। और सभी मनुष्य में जो सभी का डीएनए, जितने भी मनुष्य है सभी का जो डीएनए होता है उसमें से 99.9% जो है सभी में समान होता है। 99.9% जो है सभी मनुष्यों में समान होता है। जो मानव में जो डीएनए होता है उसमें से इतना प्रतिशत जो है सभी मनुष्यों में समान होता है। इतना प्रतिशत जो है सभी मनुष्य में समान, जितने भी मनुष्य है पृथ्वी में
जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पर, उन सभी में इतना प्रतिशत डीएनए का भाग समान होता है, लेकिन 0.1% जो होता है वह भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य को क्या करता है, यूनिक क्यों बनाता है, यानी कि इतना प्रतिशत सभी में असमान होता है। क्या होता है तो असमान। इतना प्रतिशत भाग सभी मनुष्य में समान होता है, लेकिन इतना प्रतिशत भाग जो है असमान बनाता है। और इसी 0.1% असमानता के कारण हर व्यक्ति का डीएनए जो है यूनिक हो जाता है। इसी 0.1% असमानता के कारण सभी मनुष्य, डीएनए में इतना प्रतिशत असमानता के कारण सभी मनुष्य क्या हो जाते हैं तो यूनिक हो जाते हैं। यूनिक बोले तो विशेष हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। इतनी ही समानता के कारण सभी मनुष्य का डीएनए जो है कहा जाता है भिन्न है। ठीक, अब जो है इस असमानता के कारण ही एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच नहीं करता। इतनी भी बातें याद रखिए कि एक व्यक्ति का जो डीएनए है दूसरे व्यक्ति के डीएनए से मैच क्यों नहीं करता है, तो इसी 0.1% असमानता के कारण। लेकिन इतना प्रतिशत तो सभी में समान ही होता है, इतना प्रतिशत जो सभी में क्या होता है तो समान होता है। अब असमानता के द्वारा ही, इसी असमानता के द्वारा ही फिंगरप्रिंटिंग यूज किया जाता है। यही जो असमानता है इसी के कारण किसका प्रयोग किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब जो 99.9% सभी में समान है, इसको बोला जाता है क्या तो बल्क जीनोमिक डीएनए। इसको कहा जाता है बल्क जीनोमिक डीएनए। इसे बोला जाता है क्या, बल्क जीनोमिक डीएनए। और जो 0.1% असमान है इसको कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। यही क्या है तो सैटेलाइट डीएनए, ये 0.1%। और इसी समानता के कारण, इसी असमानता के कारण क्या किया जाता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है। यानी कि सभी व्यक्ति का जो डीएनए होता है इसी असमानता के कारण अलग अलग होता है। ठीक, अब जो है आगे हम जानेंगे कि इस जो 0.1% असमानता वाला जीन है, असमानता वाला जीन है जिसे बोला जाता है सैटेलाइट जीन, इसको जो है दो भागों में बांट दिया गया। इसको जो है फिर से दो भागों में बांट दिया गया। एक को कहा जाता है मिनी सैटेलाइट डीएनए और दूसरे को कहा जाता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए और दूसरे को कहा जाता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ये दो प्रकार का हुआ, एक हुआ मिनी सैटेलाइट डीएनए और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है। ठीक, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मिनी सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। क्षारों का अनुक्रम, ये जो क्षार है उनका अनुक्रम 10 से 50 जब हो सकता है, कितना, क्षारों का अनुक्रम, क्षारों का अनुक्रम 10 से 50 हो सकता है, किसमें तो मिनी सैटेलाइट में। तो इसमें क्षारों का अनुक्रम 10 से 50 हो सकता है। क्षारों का अनुक्रम कितना हो सकता है तो 10 से 50। जैसे कि AC, TT, AA, CCG, फिर AC, TT, AA, CCG।
ACTTAACCG। इस तरह से क्या है, इतना एक क्रम में, इतना एक क्रम में, इतना एक क्रम में। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इन क्षारों का जो क्रम है, अनुक्रम है, 10 से 50 तक हो सकता है। किसमें? तो मिनी सैटेलाइट डीएनए में। किसमें? तो मिनी सैटेलाइट डीएनए में। आगे इसमें जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इन क्षारों का अनुक्रम, नाइट्रोजन बेस का अनुक्रम 50 से 100 हो सकता है। कितना? तो 50 से 100 हो सकता है। जैसे कि ACTTAAGGCCACTC, इनका जो है अनुक्रम 100 हो सकता है। कितना हो सकता है? तो 100। ठीक। माइक्रो सैटेलाइट में, इसमें से जो है ये जो मिनी सैटेलाइट है, इसी का यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसी का यूज किया जाता है। किसमें? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। हम लोगों ने अभी जाना क्या, तो सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में। तो देख लेते हैं क्या। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इतना का जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इसी को जो है हिंदी में बोला जाता है डीएनए अंगुली छाप। अंगुली छाप, डीएनए अंगुली छाप, ये है क्या? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है क्या, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो है एक लैब प्रोसेस है। सबसे पहली बात, बिना लैब का उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। फिर भी जितना बताएंगे, यदि आप इसका अनुसरण करेंगे तो इसे कुछ हद तक समझ पाएंगे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रोसेस होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है। ठीक। तो जैसे कि फिंगरप्रिंट जो है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि थंब का इम्प्रेशन है, किसी भी सरकारी काम में जो है हम लोग इसका उपयोग लाते हैं। आजकल तो आधार कार्ड हो गया है, और आधार नंबर से जो है हम लोग क्या करते हैं, आराम से थंब इम्प्रेशन दे करके बैलेंस निकाल लेते हैं अपने अकाउंट से। ठीक। तो हर किसी का जो ये थंब इम्प्रेशन होता है अलग अलग होता है। हर किसी का थंब इम्प्रेशन क्या होता है, तो अलग अलग होता है। और वही अलग अलग जो इंडिविजुअल को यूनिक बना देता है, यही अलग अलग थंब इम्प्रेशन जो है इंडिविजुअल को क्या कर सकता है, क्या कर देता है, तो यूनिक बना देता है, विशेष बना देता है। इसीलिए थंब इम्प्रेशन का जो यूज़ है वो सरकारी कार्यों में किया जाता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो दूसरे के स्थान पे अपना थंब लगा करके उसके कार्य को नहीं कर सकता है। अब जो है यहाँ पे हम लोग जाने कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किस भाग का यूज होता है, तो 0.1%। अभी हमने बताया कि 99.9% जो है डीएनए सभी में समान होता है। 0.1% जो है क्या होता है, तो सभी में अलग अलग होता है, और उसी का उपयोग जो है फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। वही जो है सभी को यूनिक बना देता है, हर एक व्यक्ति को जो है क्या कर देता है, तो यूनिक बना देता है वही। उसके बाद से जो है इसमें का जो केवल 0.1% सभी में डिफरेंस है,
अभी बताया गया, हर व्यक्ति में डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है, और यह 0.1% का सीक्वेंस हर व्यक्ति में यूनिक होता है। हर व्यक्ति में क्या होता है, तो यूनिक होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम 0.1% को ही उठाएंगे, 0.1% को ही उठाते हैं और उसी का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी के क्रम को देखते हैं, उसमें जो है नाइट्रोजन बेस का क्या क्रम होता है उसी को देखते हैं और उसी के अनुसार जो है अरेंजमेंट करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसी का जो है 0.1% का ही अरेंजमेंट करते हैं एक्सरेज आदि के माध्यम द्वारा, और उसी के रूप में जो है एक्सरे पर उसका बारकोड आता है, और इससे जो है अलग अलग व्यक्तियों का जो बारकोड अलग अलग होता है, और जान लेते हैं हम लोग कि अलग अलग व्यक्तियों का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो अलग अलग है। ठीक, तो आगे हम बढ़ जाते हैं और इसका जो है अध्ययन करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, यानी कि डीएनए अंगुली छाप का। ठीक, अब इसका सोर्सेस क्या है, इसका सोर्सेस क्या है, जैसे कि उस किसी भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना हो तो कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए, जैसे कि त्वचा का थोड़ा सा भाग हो गया, या ब्लड हो गया, या हेयर हो गया, ये कुछ ना कुछ सैंपल चाहिए, तभी तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगा। तो इसके लिए सोर्सेस क्या है, तो अभी हमने बताया कि त्वचा का थोड़ा सा कोई भाग हो, ब्लड हो, या बाल हो, या नाखून हो, या कुछ भी हो, सोर्स चाहिए, तब जाकर के उसका जो है फिंगरप्रिंटिंग होगा। अब उस सोर्सेस को, उस सैंपल को क्या किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब में जो है उसे रख दिया जाता है, और इस टेस्ट ट्यूब को कहाँ पे, तो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें कि गोल चक्के होते हैं, उसी में जो है इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है। किसमें, क्या करेंगे इसका, तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। क्या मतलब कि अभी बताया गया कि जो गोल चक्का होता है एक प्रकार की मशीन है सेंट्रीफ्यूज, और उसमें जो है इस परख नली को, टेस्ट ट्यूब को रख दिया जाता है, और उसके बाद से जैसे उसमें इलेक्ट्रिक दिया जाता है, बहुत तेज़ी से वो गोल गोल इसे घुमाता है। उसके बाद से क्या होता है, इस प्रोसेस के बाद कि ये जो सैंपल लिया गया सबसे नीचे में जो है इस परख नली में जो बैठ जाता है, कौन सा, तो बल्क जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए, यानी कि वही 99.9% वाला भाग, 99.9% वाला भाग। उसके बाद से जो बीच में आता है वो है माइक्रोसैटेलाइट, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। उसके बाद से जो सबसे ऊपर आता है इसमें वह होता है कौन सा, तो मिनी सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए। अब क्या हो गया, इसमें से तीनों अलग हो गया, तीनों अलग हो गया। ये दोनों जो भाग होता है 0.1% मिला करके होता है, जिसमें हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किसे करना है, यूज करना है इसको मिनी सैटेलाइट डीएनए को। अब यहाँ से मिनी सैटेलाइट डीएनए को निकाला जाता है एक अलग प्रकार के टेस्ट ट्यूब में, जो है इस मिनी सैटेलाइट डीएनए को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अब इसमें क्या है, तो यह जो है मिनी सैटेलाइट डीएनए है, क्या, तो मिनी सैटेलाइट डीएनए है। अब इसमें क्या किया जाता है, तो एक प्रकार का एंजाइम मिलाया जाता है जिसका नाम है प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक। तो इसको, इस पदार्थ को डाला जाता है किसमें, तो मिनी सैटेलाइट डीएनए में। जब मिनी सैटेलाइट डीएनए में डाला जाता है तो डीएनए का खंड इस तरह से होता है, इस तरह से होता है डीएनए का खंड। अब जो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, तो इस डीएनए को तोड़ देता है, डीएनए को जो है क्या कर देता है, तो तोड़ देता है, अलग अलग खंडों में विभक्त कर देता है। यानी कि इसके कारण जो है डीएनए अलग अलग छोटे खंडों में बट जाता है। इसी के कारण जो है डीएनए अलग अलग छोटे खंडों में क्या हो जाता है, तो बट जाता है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो आगे के प्रोसेस में इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस किए गए मिनी सैटेलाइट डीएनए को एक इलेक्ट्रॉनिक सतह पर ले जाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सतह पर ले जाया जाता है और उसे कहा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहा जाता है उसे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है क्या, तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सतह है, इलेक्ट्रॉनिक सतह जिसमें इन खंडों को ले जाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सतह है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, कैथोड इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन, तो कैथोड और एनोड। ये जो है इस पार्ट को हम मिटाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक। तो इतने को हम रफ करेंगे, आप जो है इसे जान गए होंगे। ये क्या है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सतह है जिसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो है प्लस इलेक्ट्रोड है और ये जो है इसका माइनस इलेक्ट्रोड है। अब इसमें क्या होता है कि इसी जो खंड है डीएनए के खंडों को यहाँ पे रखा जाता है, डीएनए के खंडों पर क्या किया जाता है, तो रखा जाता है। ये टूटे हुए खंड हैं, और इनके बीच में ये जो दिखा रहे हैं सीढ़ी जैसा लाइन, ये जो है नाइट्रोजन बेस है जो कि हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो क्या हुआ, ये खंड यहाँ पे आए, कहाँ पे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक सतह पर। इसमें एक जेल होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए एक प्रकार का जेल यूज किया जाता है जिसका नाम है जेल अगेरस, जेल अगेरस। इसमें अब ये क्या करता है कि इसमें उपस्थित जो ये हाइड्रोजन बंध है उसको तोड़ देता है, जो हाइड्रोजन बंध है उसको तोड़ देता है। जब हाइड्रोजन बंध अलग होगा तो उसमें जो है हाइड्रोजन पे धनायन होता है और इसलिए ये जो है पॉजिटिव आयन हो जाते हैं और ये जाने लगते हैं किधर, निगेटिव आयन की ओर। ये जाने लगते हैं कहाँ पे, तो निगेटिव आयन की ओर। अब इसको अलग करने के लिए जो है इसके यहाँ पे एक प्रकार का क्षार का प्रयोग किया जाता है,
एक प्रकार के विलेन का प्रयोग किया जाता है जो है एल्केलाइज सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन। इसमें जो है एक प्रकार के विलेन का प्रयोग किया जाता है, क्या, तो एल्केलाइन सॉल्यूशन। अब जो है इसको एकत्रित करने के लिए या इसके बार कोड को प्राप्त करने के लिए, इसके बार कोड को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है कि इनको जो है नायलॉन शीट पर, नायलॉन शीट पर, ये जो है क्या है, तो नायलॉन शीट है, नायलॉन शीट से इसको ढका जाता है। क्या किया जाता है, नायलॉन शीट से इसको ढका जाता है। नायलॉन शीट जो है एक क्या है, तो नाइट्रोसेलुलोज का शीट है, ये एक प्रकार का नाइट्रोसेलुलोज का बना हुआ शीट है, नाइट्रोसेलुलोज का बना हुआ शीट है। अब जो है अगला प्रोसेस क्या होगा, इसमें इतने भाग को हम मिटाते हैं। तो अब जो है इसी भाग को जो है जो जिस पर कि नायलॉन की शीट चढ़ाई गई है, नायलॉन की शीट चढ़ाई गई है, उस शीट को हटाया जाता है, तो उस पर जो है ये संरचना देखने को मिलती है, उस पर जो है इस तरह की जो है संरचना देखने को मिलती है। इस तरह से दो पार्ट जो है इसमें दिखाई देते हैं और इसी को बोला जाता है डीएनए प्रोब्स, डीएनए प्रोब्स, इसी को कहा जाता है डीएनए प्रोब्स। तो लैब में इस सिंथेसाइज डीएनए के खंड को, सिंथेसाइज डीएनए के खंड को जो कि रेडियो एक्टिव होता है, ये जो डीएनए का सिंथेसाइज यहाँ से किया गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें कि ये जो प्रोब्स है ये लैब में किया जाता है। और ये बात क्या है, ये चीज़ क्या है, तो सिंथेसाइज डीएनए के खंड हैं और इससे ही ये बोला जाए तो रेडियो एक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसमें दो तरह के भाग देखने को मिल रहे हैं। तो एक डीएनए खंड जो यहाँ का है, ठीक है, एक डीएनए खंड जो इस भाग का है जो कि नॉर्मल होता है, और दूसरा जो डीएनए खंड है वह रेडियो एक्टिव होता है। इसमें का दूसरा डीएनए खंड क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव होता है। एक्सरेज के माध्यम से जब देखा जाता है तो रेडियो एक्टिव नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम को बांध नहीं पाता है। जब एक्सरेज के द्वारा किया जाता है तो रेडियो एक्टिव जो होता है, नॉर्मल नहीं, जो रेडियो एक्टिव होता है वो जो है नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम को बांध नहीं सकता है, और इसी कारण जो है उस एक्सरेज पर जो है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आता है। यहाँ पे जो है इसे जो है दो भागों में हम दिखाते हैं। तो इसको जो है ऐसे ब्लैक से कर देते हैं, एक पार्ट जो कि रेडियो एक्टिव वाला है और एक पार्ट जो है क्या है, तो एक जो भाग है वह भाग डीएनए वाला है, मेन डीएनए जो कि हम लोगों ने लिया था सैंपल के रूप में, ठीक, ये पार्ट है। और यदि इसका एक्सरेज किया जाता है तो जो रेडियो एक्टिव जो होता है, इसमें का रेडियो एक्टिव वाला भाग वो नाइट्रोजन क्षारों को बांध नहीं पाता है। इस कारण जो है एक्सरेज पर जो है क्या आते हैं, तो इसी का जो अरेंजमेंट आता है, किसी का छोटा किसी का बड़ी लाइन, इस तरह से छोटी लाइन, मोटी लाइन, छोटी लाइन जो है आती है, ठीक, उस एक्सरे पर। और यही अरेंजमेंट जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। यही अरेंजमेंट जो है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से होता है। और इसी को जो है कहा जाता है क्या, फिंगर प्रिंटिंग। और फिंगर प्रिंटिंग में एक तकनीकी का यूज़ किया जाता है। यह जो है एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था, इसीलिए मैंने इसे शुरू में नहीं बताया। तो वहाँ पे जो है एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है पीसीआर तकनीकी।
PCR तकनीकी, PCR तकनीकी। और PCR का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसी तकनीकी से जो है क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है। तो हमने जो है अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि आपको जो है ये फिंगरप्रिंटिंग समझ में आए, और इसी का उपयोग जो है कोई अपराध हो या किसी तरह से जो है माता पिता का DNA जो है बच्चों से उनका मैच कराना हो, मिलाना हो, या कोई भूल गया और उसके परिवार से उसको मिलाना हो, दोनों का DNA फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। तो इसी की यही प्रक्रिया करवाई जाती है लैब में। चूँकि यह जो लैब प्रोसेस है एक जटिल प्रक्रिया है, तो लैब में जो है आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर भी हमने इसे समझाने का प्रयास किया हुआ है। तो इस लेसन में बस इतना ही है। ये जो है इस अध्याय का अंतिम पार्ट था। हम लोगों ने अध्याय 6 को भी खूब अच्छे से जान लिया। अब जो है आगे हम लोग जानेंगे अगले अध्याय के बारे में। तो अगले अध्याय के बारे में थोड़ा वेट करना होगा, और बहुत ही जल्द मैं अगले अध्याय को भी अपलोड कर दूंगा। तो इससे पहले जो है हमारा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को नमस्कार।